रात का समय था। उम्दा यतीम खाने में पहुंच जाती है। वो एक कोने में बिछे गद्दे पे लेट जाती है। उन सब लड़कियों में से एक लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगती है, दूर हो जाओ, तुम सब लोग गंदे और घटिया लोग हो, मैं लानत भेजती हूँ तुम पर। अचानक कमरे में एक दर्द से भरपूर चीख गूंजी थी। फिर उसके बाद गालियाँ, कोसने का एक ना थमने वाला सिलसिला शुरू हो चुका था। उम्दा एकदम से हड़बड़ा कर बैठी। कोने वाले गद्दे पे लेटी लड़की पे आज फिर से दौड़ा पड़ा था। वो बगैर पानी की मछली की तरह तड़पती मचलती अपना सर जोर जोर से जमीन पर पटक रही थी। उम्दा की बगल में बैठी हुई एक लड़की एकदम से उठकर उस लड़की को रोकने के लिए बढ़ी थी और उससे कहती है, नजमा क्या कर रही हो, क्यों खुद को तुम तकलीफ दे रही हो। नजमा बड़बड़ा रही थी, छोड़ो मुझे जाने दो, मैं उन सबका खून पी जाऊंगी। अनाथ आश्रम की सभी लड़कियों ने घेरा बनाकर उसे रोक लिया और उसका हाथ थामकर उसे गद्दे पे बिठा दिया। उम्दा खुद दीवार से टेक लगाए सहमी सहमी सी नजरों से नजमा को देख रही थी। उम्दा थोड़ी सी हिम्मत करके उन सब लड़कियों में से किसी एक लड़की से पूछती है, ये इसे अचानक से क्या हुआ था और ये किसे मार देने को कह रही थी। रुकैया ने उम्दा को जवाब दिया, ये नजमा अभी तक अपने गुजरे हुए कल को नहीं भूली है। वैसे तो सारा दिन नॉर्मल रहती है, बस रात को चीखे मार मार कर हम सबकी नींदें हराम कर देती है। उम्दा रुकैया से कहती है, वैसे इसका गुजरा हुआ कल क्या है जिसे ये आज तक नहीं भूल पाई। उम्दा ने थोड़ी दिलचस्पी से पूछा, बस यही, उसके मंगेतर की बेवफाई और दोस्तों से मिला धोखा। वो इन दोनों बातों को अपने दिल से ना निकाल पाई और इन दोनों बातों ने उसके दिमाग को उलट कर रख दिया। बहुत रिश्ते आए, इसकी छोटी बहनें ब्याह कर चली गईं। ये अपने मंगेतर की यादों को सीने से लगाए एक कमरे में सिमट कर रह गई। माँ बाप गुजर गए, भाई भाभीियों ने शादी पे जोर डाला, पर इसके दिल और दिमाग पे अपने मंगेतर की बेवफाई और दोस्तों का दिया हुआ धोखा ऐसा चढ़ गया कि इसे रिश्तों से नफरत होने लगी। नतीजे में आज ये हम सबके बीच यहाँ मौजूद है। उस अनाथ आश्रम में तरह तरह के चेहरों से सजा हर चेहरा अलग अलग कहानी रखता था। उन सब लड़कियों की कहानी यही थी, ज्यादती या फिर अपनों से दिया हुआ धोखा। नजमा मुकम्मल तौर पर अपने होश में आ गई थी। उनमें से एक लड़की जाकर यतीम खाने की मालिक समीम बाजी को बुला लाई थी, जिन्होंने नजमा की हालत को देखकर उसे नींद का इंजेक्शन लगाया था। उम्दा कमरे से बाहर निकलकर बालकनी में आ गई और चांद को देखने लगी और अपने मन ही मन में ये सोचने लगती है, अम्मा चांद के घटने बढ़ने के पीछे बेशक उस मालिक की कारीगरी है, मगर अम्मा अब्बा आप दोनों को इतनी जल्दी अपने पास बुलाकर मुझे इस भरी दुनिया में बेसहारा और बेघर दर दर की ठोकरें खाने में उस खुदा को भला क्या सूझी। अगर मुझे इस तंग बदबूदार कमरे वाले यतीम खाने में ही जिंदगी गुजारनी थी तो अपने कच्चे मगर बेहद आरामदाह घर में क्यों पैदा किया था। आप दोनों की मोहब्बत के झूले में झूलते हुए मैंने अपना बचपन गुजारा। शायद मेरी जिंदगी का 14वीं का चांद तुम दोनों के जाने के बाद घटते घटते 27वीं का चांद बन गया है। बिल्कुल काली अंधेरी रातों का पैगंबर कब ये 14वीं का चांद बनकर अपनी उजाली और साफ रोशनी से मेरी जिंदगी को उजाले से भरेगा। वो इतना कह के बेआवाज आंसुओं से रोती हुई ना जाने कब तक खड़ी अपने गिरेबान को भिगोती रही। और इधर सलमान अपने घर पहुंचता है और अपने कमरे में दाखिल होता है तो वो अपने कमरे को देखकर एकदम से चौंक कर रह गया। सलमान के कदम अपने दरवाजे की चौखट पर ही जम गए। सलमान अपने मन में कहने लगा, ये मैं किसके कमरे में घुस आया। उस कमरे में लगी उसकी तस्वीर उसे ये याद दिला रही थी कि ये उसका ही कमरा है। सलमान ने उलझकर पूरे कमरे में निगाह दौड़ाई। उसका बेड पूर्वी कोने से पश्चिमी कोने में शिफ्ट हो चुका था। सोफे, टेबल, बुक, यहाँ तक कि हर चीज की जगह बदली हुई थी। उसके कमरे में हल्के गुलाबी रेशमी पर्दे थे जिन्हें वो 2 साल से देखता आ रहा था। अब उनकी जगह नीले रंग के सूती पर्दे लगे थे। सलमान को एकदम से जोरदार गुस्सा आया था। मैंने सेटिंग चेंज की है, क्यों पसंद आई? आवाज उसके पीछे से आई थी। वो एकदम से पीछे मुड़ा। वो सलमान से कहने लगी, मैं उकता गई थी तुम्हारे कमरे में एक ही तरह की सेटिंग देखकर। मैंने सोचा तुम्हारे कमरे में कुछ चेंजिंग लाई जाए। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली। वो उसके हल्के फुल्के मेकअप से सजे खूबसूरत चेहरे को सर्द आंखों से घूरते हुए गुस्से से बोला, मिस साइमा कादिर, क्या आपको इतना मालूम नहीं कि किसी के रूम में बिना इजाजत कोई चेंजिंग लाना तो दूर की बात है, उसमें दाखिल भी होना सरासर तहजीब के खिलाफ है। साइमा, ओ कम ऑन सलमान, बेकार में इतना हाइपर हो रहे हो। मुझे अच्छा लगा तो मैंने थोड़ी सी चेंजिंग कर ली। साइमा कादिर ऐसे ही तो थी। साइमा जितना उसकी तरफ दीवानगी के अंदाज में लपकती, सलमान उतना ही उससे दूर भागता। सलमान उसके साये से भी कतराता था। साइमा किसी तौर पर भी नजरअंदाज करने के काबिल न थी। बेहद स्मार्ट,
चमकीली साफ रंगत, गहरी ब्राउन आंखें और उस पे फैशन का टच। खानदान में कितने ही उसके ख्वाहिशमंद थे, ना जाने उसने कितने रिश्तों को ठुकराया था, क्योंकि उसके दिल में तो सलमान हैदर के मजबूत हाथों को थामने की जो उमंग पैदा हो चुकी थी। साइमा कैसे न अपने दिल को उसका कैदी होने से रोक पाती। बेहद हैंडसम, हाई एजुकेटेड और उस पे लंबे चौड़े बिजनेस का तड़का। सलमान का उसकी तरफ लापरवाही और सख्त लहजा कभी कभार उसके हौसले खत्म भी कर देता और साइमा झुंझलाकर अचकी के सामने रो पड़ती। बिल्कुल पत्थर है आपका देवर, जरा सा भी उस पर फर्क नहीं पड़ता। अचकी साइमा से कहती है, धीरज रखो मेरी जान, जरा ठंडा करके खाने की आदत डालो। गरम गरम मुंह जला देता है, पिघलेगा जरूर पिघलेगा, तुम अपने लगाव में जरा सी भी कमी ना आने दो। अचकी बहुत मोहब्बत से उसके हौसले को बढ़ाती। सलमान साइमा से कहता है, मेरे बेडरूम में अगर किसी को तब्दीली करने का हक है तो वो मेरे बाद मेरी बीवी का होगा, जो मेरे कमरे में अपनी मनपसंद की चेंजिंग कर सकेगी। साइमा नरमी से मुस्कुराई और बोली, इसीलिए तो मैंने अपनी मनपसंद की सेटिंग की है, ताकि बाद में तुम्हें अजीब ना लगे। सलमान उसकी बात में छिपे मतलब को समझते हुए एकदम से बोला, शट अप, तुम अपनी लिमिट में रहा करो। साइमा पे उसके गुस्से का बिल्कुल भी असर ना हुआ था। बस साइमा तो मुस्कुराते हुए सलमान के चेहरे को गुस्से से लाल होता हुआ देख रही थी, जैसे उसे सलमान हैदर के गुस्से को एंजॉय करने से बेहतर कोई और काम ना हो। फिर सलमान गुस्से में अपने रूम में चला आया। सलमान अपने कमरे में आने के बाद बड़बड़ाने लगा, चीप गर्ल, क्या समझती है खुद को? क्या ऐसे स्टाइल में मुझे अपनी तरफ झुका लेगी? नेवर। वो गुस्से में अपनी हथेली पे मुक्का मारकर रह गया था। उसे खुद में साइमा का दिलचस्पी लेना उसी दिन से महसूस हो गया था, जिस दिन अचकी कादिर उस्मान की दुल्हन बनकर उनके आंगन में उतरी थी। उस्मान हैदर अचकी की मोहब्बत के पढ़ाई के ज़माने में ही कैदी बन गए थे। उस्मान ने पढ़ाई से फ्री होने के बाद बिजनेस संभाला तो अम्मा अब्बा को बड़े बेटे के सर पे सेहरा सजाने का अरमान हुआ और उस्मान ने झट से अचकी का नाम ले दिया। काजी रहीम को बेटे की पसंद ठीक लगी, मगर अम्मा बहू के हवाले से उलझन में थी। उन्हें अचकी के घर का खुला माहौल पसंद ना आया था, मगर बेटे की आंखों में अचकी की तस्वीर इतनी साफ थी कि वो कुछ कह ना सकी। सिर्फ 2 हफ्तों में ही उनके तमाम डर सच बनकर सामने आ गए थे। अचकी को किचन के काम में कोई भी दिलचस्पी ना थी, वो बिल्कुल घर के काम से अनजान थी। दिन चढ़े सोना, फोन पे दोस्तों से गप्पे लगाना, शॉपिंग करना और होटलों में खाना खाना उसकी जिंदगी का मकसद था। जुबैदा खातून तो बहू के तौर तरीके देखकर कुड़ती रहती। उस्मान से कुछ कहने की हिम्मत ना थी, क्योंकि उसके कान और आंखें बीवी की नज़र से देखने और सुनने के आदी हो चुके थे। मजबूरन सलमान के सामने ही वो अपने दिल का दर्द बयान करती थी। मजाल है जो बहू रानी ने कभी किचन में झांक कर भी देखा हो। मैं अकेली क्या क्या काम करूं? सोचा था बहू आएगी तो जरा सा आराम मिलेगा, पर मुझे क्या पता था कि उसका भी सारा काम मुझे को करना पड़ेगा। सलमान जवाब में खामोश रहता था। जब उस्मान भाई को ही अपनी बीवी की बेपरवाह फितरत और गैर जिम्मेदार रवैये पे कोई एतराज ना था तो वो कुछ कहकर क्यों बुरा बनता। मगर उसकी असल परेशानी अचकी भाभी नहीं, अचकी भाभी की बहन साइमा थी, जिसके बेपरवाह तेवर उसे उलझाए हुए थे। वो हर 2 हफ्तों में उनके घर आ जाया करती थी। बिना इजाजत सलमान के कमरे में दाखिल हो जाती, उसका कंप्यूटर इस्तेमाल करती। सलमान ने कई बार साइमा को प्यार से मना किया था, मगर साइमा की दखल अंदाजियां बढ़ती चली गईं और सलमान के बर्दाश्त की हद भी अब पार हो गई थी। अब तो वो सबके सामने साइमा की बेतकल्लुफी पे उसे सबके सामने झाड़ दिया करता था। सलमान को साइमा का आजाद रवैया सख्त जहर लगता था। जुबैदा खातून सब्जियां काट रही होती हैं, सलमान सोफे पे लेटा हुआ टीवी देख रहा होता है। तभी वहाँ पर साइमा आ जाती है। हाय सलमान, क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा मैं टीवी देख रहा हूँ? साइमा जुबैदा खातून से कहती है, आंटी आपका बेटा इतना अकड़ू नकचड़ा क्यों है? जुबैदा खातून साइमा से कहती हैं, अरे नहीं भाई, तुम ज्यादती कर रही हो, मेरा बेटा तो बहुत अच्छे मिजाज वाला है। जुबैदा ने बहुत नरमी से साइमा के एतराज को काटा तो साइमा कहने लगी, चलो देख लेते हैं आपके शहजादे के ढंग और तरीके। बाजार में सेल लगी है, मैं चाहती हूँ कि सलमान मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करा लाए। आखिर इतने तो नेक मिजाज होंगे ही, अपने भाई की इकलौती साली की ख्वाहिश पूरी कर दें। वो शरारती नजरों से उसे देखते हुए बोली। वो रिमोट से टीवी बंद करके उठ खड़ा हुआ और उसकी आंखों में नफरत से देखते हुए कटीले अंदाज में एक एक लफ्ज पे जोर
देते हुए बोला, मिस साइमा, अम्मा शायद ये बताना भूल गयी कि मेरी खुश मिजाजी और आप जैसी लीचड़ और बेकार में गले का हार बनने पे हर वक्त तैयार लड़की को देखकर धूप में पड़े रंगों की तरह गायब हो जाती है। इतना कह के वो घर से बाहर चला गया। साइमा के चेहरे का रंग एकदम से फीका पड़ गया था। आज अनाथ आश्रम में इस्माइल फारूकी आई थी, जो अपने टीवी चैनल पर अनाथ आश्रम की लड़कियों के बारे में बताना चाहती थी और उनकी आप बीती लोगों को सुनाना चाहती थी। सारी लड़कियां इस्माइल फारूकी को अपने बारे में बताने लगती हैं। उम्दा एकदम से उस कमरे से बाहर निकल जाती है। तभी उम्दा के पीछे इस्माइल फारूकी आती है। इस्माइल उम्दा से कहती है, तुम क्यों कमरे से बाहर आ गई? क्या तुम अपनी कहानी लोगों को नहीं बताना चाहती? उम्दा इस्माइल फारूकी से कहने लगी, मैं कैमरे के सामने नहीं आऊंगी। अगर मैं कैमरे के सामने आई तो आबिद मुझे पहचान लेगा और ये अनाथ आश्रम मेरी आखिरी पनाहगाह है। ये भी मुझसे छिन जाएगी। मैं कहाँ जाऊंगी? अनाथ आश्रम की मैनेजर इस्माइल फारूकी से कहने लगी, अगर ये लड़की कैमरा फेस नहीं कर सकती तो तुम इसे फोर्स मत करो। लाइव रिकॉर्डिंग हो रही थी। इस्माइल फारूकी ब्रेक लेते ही उम्दा के पास आ गईं। चलो टीवी पे ना सही, तुम मुझे तो बता दो कि तुम किस वजह से यहाँ आई हो और वो आबिद कौन था जिससे तुम इतना डर रही थी। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इस्माइल फारूकी ने बहुत प्यार से उम्दा से पूछा। उम्दा ने इस्माइल फारूकी को अपनी सारी कहानी बता दी और फूट फूट कर रोने लगी। इस्माइल ने अपने दोनों हाथों से उसके आंसू पोंछते हुए उससे कहा, मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकती हूँ जो इस वक्त तुम्हें चाहिए। अच्छा लिबास, बेहतरीन खाना और एक अच्छी नौकरी। मैं ये सब कुछ तुम्हें दूंगी। तुम्हें सिर्फ इसके बदले मेरे बेटे की देखभाल करनी होगी जो पैदाइशी विकलांग है। उम्दा इस्माइल फारूकी से कहने लगी, आप क्यों मेरे साथ मजाक कर रही हो? इस्माइल फारूकी, मैं तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं कर रही। मैं सच में तुम्हें एक नौकरी दे सकती हूँ अगर तुम करना चाहती हो तो। उम्दा ने एकदम से इस्माइल फारूकी से हाँ कह दी। फिर उम्दा अनाथ आश्रम से इस्माइल फारूकी के घर चली जाती है। साइमा अच्छे से तैयार होके फूलों का गुलदस्ता लेके सलमान के कमरे में जाती है। हैप्पी बर्थडे टू यू सलमान। साइमा ने मुस्कुराते हुए सलमान को विश किया और साथ ही फूलों का गुलदस्ता और एक गिफ्ट सलमान की तरफ बढ़ाया। साइमा के बढ़ाए हुए गुलदस्ते और गिफ्ट को वो सुकून भरी नजरों से देख रहा था, जैसे ये सोच रहा हो इन्हें लेना चाहिए या नहीं। साइमा सलमान से कहने लगी, इतनी हैरत से क्यों देख रहे हो? आज 1 नवंबर है ना? सलमान साइमा से कहता है, हाँ तो 1 नवंबर है, लेकिन तुम्हें इतने तकल्लुफ में पड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। साइमा की तरफ एक निगाह डाले बगैर वो बेड से उठकर विंडोज के करीब जा खड़ा हुआ था। साइमा के चेहरे का रंग गुस्से से लाल हो रहा था। उसे अपनी बेइज्जती महसूस हुई और साइमा गुस्से से सलमान से कहने लगती है, क्यों जरूरत नहीं थी? मैंने दिन गिने थे इस दिन के लिए। साइमा जितना उसके करीब आने की कोशिश करती वो इतना ही उससे दूर भागता था। साइमा कोई नजरअंदाज करने वाली चीज तो ना थी। ना जाने कितने लोग उसकी एक झलक के इंतजार में रहते थे। अब के सलमान साइमा की आंखों में देखते हुए बोला, सलमान देखो साइमा, मेरी जिंदगी में इन गिफ्ट की कोई गुंजाइश नहीं निकलती। मगर क्यों? तुम इतने कठोर क्यों हो? वो चीख उठी थी, क्यों हो तुम इतने पत्थर दिल? सर से पैर तक पत्थर, जिससे सर फोड़ फोड़ कर मैं लहूलुहान हो चुकी हूँ। तुम एक ऐसे महान देवता हो जिसके कदमों में दासी की तरह मुझे बैठे हुए कई साल बीत चुके हैं, मगर फिर भी तुम मुझ पर एक नजर भी डालना गवारा नहीं करते। इतना कह के साइमा रोने लगी। सलमान एक गहरी सांस भर के साइमा से बोला, क्योंकि मैं अपने तमाम जज्बे दिल की गहराइयों के साथ किसी और को सौंप चुका हूँ। साइमा गुस्से से बोली, किसको? अपनी नाम की बीवी को, जिसका कुछ पता नहीं इस दुनिया में है भी या नहीं। सलमान एक लम्हे को हैरान हुआ, फिर अगले ही लम्हे ठहरे हुए अंदाज में बोला, वो यहीं कहीं है मेरे पास, ये मेरा दिल कहता है। मैं उसे जल्द ही हासिल कर लूँगा। वो वक्त दूर नहीं जब वो मेरी बीवी की हैसियत से इस घर में आएगी। वो बड़े हौसले से ये कह रहा था। साइमा बस उसे देखती रह गई। साइमा इतना सुनने के बाद रोते हुए अपने घर चली गई। क्या सलमान हैदर ये कभी जान पाएगा कि वो जिस लड़की को अनाथ आश्रम में छोड़ के आया है वही उसकी बीवी है? तो आप अभी कहीं ना जाएं, इस कहानी का आखिरी पार्ट आना बाकी है। आप इस कहानी का आखिरी पार्ट मिस न कर दें, तो आप इसलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। बाकी की कहानी आपको पार्ट 5 में मिलेगी।